वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम हमारे पार्ट 10th के अंदर जनित्र, और यह हमारे लेसन का लास्ट टॉपिक है जनित्र, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए जनित्र क्या होता है। जनित्र एक ऐसी युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सेकंड बात, सबसे पहले एक डेफिनेशन लिखनी है कि जनित्र किसे कहते हैं। जनित्र एक ऐसी युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। फिर बाद में बताना है कि जनित्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, और एक होता है दिष्ट धारा जनित्र, दिष्ट धारा जनित्र। देखिए प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र सबसे पहले तो याद रखना है इसकी बनावट। देखिए, दो शक्तिशाली चुंबकों के बीच में अश्वनाल आकार की चुंबक होती है। दो शक्तिशाली चुंबक, एक एस ध्रुव है या एन ले लेते हैं, एक एन ध्रुव और एक एस ध्रुव। लगभग अश्वनाल आकार की चुंबक होती है ये। एक चुंबक का एन ध्रुव तथा दूसरे चुंबक का एस ध्रुव। दो शक्तिशाली चुंबकों के बीच में एक आयताकार कुंडली आर्मेचर, ए बी सी डी, एक आयताकार कुंडली आर्मेचर रखते हैं। आर्मेचर के दोनों सिरों का संपर्क सर्पी वलय S1 तथा S2 से करते हैं। इन सर्पी वलयों का संपर्क कार्बन के ब्रुश B1 तथा B2 से करते हैं, और इन कार्बन के ब्रुशों का संपर्क बाह्य परिपथ में धारा प्राप्त करने के लिए गैल्वेनोमीटर से करते हैं। अब देखिए बनावट में यही बात याद रखनी है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र दो अश्वनाल आकार की चुंबक या दो शक्तिशाली चुंबकों के बीच में एक आयताकार कुंडली आर्मेचर रखते हैं। इस आर्मेचर का संपर्क दो सर्पी वलय S1 तथा S2 से करवाते हैं, और इन सर्पी वलयों का संपर्क कार्बन के ब्रुश B1 तथा B2 से करवाते हैं, और बाह्य परिपथ में धारा प्राप्त करने के लिए इन ब्रुशों का संपर्क, कार्बन के ब्रुशों का संपर्क गैल्वेनोमीटर G से करवाते हैं। अब देखिए इस आर्मेचर में जुड़ी हुई रहती है एक घुर्नी या धुरी या शाफ्ट, जिसको बोलते हैं, डैश डैश से दर्शा देते हैं इसको। ये एक शाफ्ट होती है। यांत्रिक ऊर्जा का जो स्रोत होता है, जैसे हैंडल, जनरेटर देखा है ना सबने, जनित्र जिससे अपन लाइट प्राप्त होती है, तो धारा प्राप्त होती है, तो उस जनित्र को घुमाने के लिए जो हैंडल होता है या यांत्रिक ऊर्जा का जो स्रोत होता है, वो स्रोत इस शाफ्ट को घुमाया जाता है। ये शाफ्ट आर्मेचर के साथ जुड़ी होती है। तो देखो सबसे पहले याद रखना है जो जनित्र होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, पहला पढ़ा रहे हैं, इसमें है बनावट में सिर्फ इतना लिखना है कि दो शक्तिशाली चुंबकों के आकार, ये शक्तिशाली चुंबकों के बीच में एक आयताकार कुंडली आर्मेचर को रखते हैं। आर्मेचर का संपर्क सर्पी वलय S1 तथा S2 से करवाते हैं। इन सर्पी वलयों का संपर्क कार्बन के ब्रुश B1 तथा B2 से करते हैं, और इन कार्बन के ब्रुशों का संपर्क गैल्वेनोमीटर G से करते हैं और परिपथ पूर्ण करते हैं। इसके बाद में याद रखना है सिद्धांत। जो जनित्र होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जनित्र याद रखना विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्वेश्चन पूछ सकता है जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर इसके बाद बनावट के बाद में बतानी है इसकी कार्य प्रणाली, किस प्रकार से ये काम करता है, क्रियाविधि बतानी है इसकी। तो देखिए सबसे पहले याद रखना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जब किसी कुंडली और छड़ चुंबक के बीच में, जैसे मान लिया ये आयताकार कुंडली आर्मेचर है, ये कुंडली है और ये चुंबक है, तो कुंडली और चुंबकों के बीच में आपेक्षिक गति होती है।
तो उस गति के कारण कुंडली में स्वतः ही एक धारा उत्पन्न होती है, क्योंकि कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जो पिछले पार्ट में पढ़ा भी चुके हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो जब किसी कुंडली और छड़ चुंबक के बीच में, या सीधा से याद रखना है, चुंबक और कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति होती है, तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, और इसे चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय कुंडली में स्वतः ही एक धारा उत्पन्न होने लगती है। तो यही बात याद रखना है कि चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए कार्य प्रणाली में सबसे पहले याद रखना, यांत्रिक ऊर्जा के स्रोत से, यांत्रिक कार्य प्रणाली। देखिए यांत्रिक ऊर्जा के स्रोत से, बनावट में तो क्या रखना है, जो बताया लिखा हुआ है बोर्ड पर बना हुआ वो ऐसा कैसा बनावट में लिखना है। सिद्धांत में सिर्फ इतना याद रखना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये अगर इस टॉपिक को बड़ा करना हो तो इसमें जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बताया था पिछले पार्ट में वो लिख देना। देखिए यांत्रिक ऊर्जा के स्रोत से शाफ्ट को घुमाया जाता है। अब देखो यांत्रिक ऊर्जा के स्रोत से जब इस शाफ्ट को घुमाएंगे तो ये शाफ्ट किसके साथ जुड़ी हुई है, आर्मेचर के साथ। जो आर्मेचर होता है वो कैसे रखा हुआ है, देखिए हमेशा याद रखना है, एक बात और याद रखना, बनावट में लिखना है ये बात है कि जो आर्मेचर होता है वो एक तो चुंबकों के समांतर रखा होता है। आर्मेचर चुंबकों के समांतर, और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकों के समांतर तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। तो ये बात इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना कि आर्मेचर को, शक्तिशाली चुंबकों के बीच आर्मेचर को रखेंगे कैसे, चुंबकों को, ये आर्मेचर को चुंबकों के समांतर तथा चुंबकीय क्षेत्र के ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखते हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो देखिए जब यांत्रिक ऊर्जा के स्रोत से इस शाफ्ट को घुमाया जाता है तो ये शाफ्ट आर्मेचर के साथ जुड़ी होती है, जिसके साथ में जब इसको घुमाएंगे शाफ्ट को तो इसके साथ आर्मेचर भी घूर्णन करती है। आर्मेचर शक्तिशाली चुंबकों के बीच में रखी हुई है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखी हुई है, और आर्मेचर एक कुंडली है। तो ये कुंडली जब इस शाफ्ट के साथ चुंबकीय क्षेत्र के बीच घूर्णन करेगी तो चुंबक और कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति होती है, जिसके कारण कुंडली में मतलब आर्मेचर में धारा उत्पन्न होती है। और ये धारा यहाँ से उत्पन्न होकर जब सर्पी वलय S1 और S2 तक पहुँचती है तो ये धारा की दिशा को बदल देते हैं। और धारा की दिशा को बदलने का काम कौन करता है, सर्पी वलय S1 और S2। तो ये धारा की दिशा को बदल देते हैं, जिसके कारण जो बाह्य परिपथ में धारा प्राप्त होती है वो निश्चित समय अंतराल बाद अपनी मान और दिशा बदलने वाली धारा प्राप्त होती है। तो सीधा से याद रखना, जनित्र इसकी परिभाषा याद रखनी है। प्रकार दो प्रकार के होते हैं, दिष्ट धारा जनित्र और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। फिर इसमें याद रखना है बनावट। बनावट में दो शक्तिशाली चुंबकों के बीच एक आयताकार कुंडली आर्मेचर को चुंबकों के समांतर तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखते हैं। आर्मेचर का संपर्क सर्पी वलय S1 और S2 से करवाते हैं। सर्पी वलयों का संपर्क कार्बन के ब्रुश B1 तथा B2 से करवाते हैं। कार्बन के ब्रुशों का संपर्क बाह्य परिपथ में धारा प्राप्त करने के लिए गैल्वेनोमीटर G से करवाते हैं। इसके बाद में बताना है सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर बताना है कार्य प्रणाली कि कैसे काम करता है। तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा के स्रोत से शाफ्ट को घुमाया जाता है, यह आर्मेचर से जुड़ी होती है तो इसके साथ में आर्मेचर भी घूर्णन करता है। आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा होता है, तो आर्मेचर एक कुंडली है, आयताकार कुंडली, आयताकार कुंडली को आर्मेचर कहते हैं। तो आयताकार कुंडली आर्मेचर जब चुंबकीय क्षेत्र के बीच घूर्णन करती है तो कुंडली और चुंबकों के बीच में आपेक्षिक गति होती है, जिससे आर्मेचर के या कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। जब ये उत्पन्न होने जब ये धारा सर्पी वलय S1 और S2 तक पहुंचती है तो ये धारा की दिशा को बदल देते हैं, और इस प्रकार बाह्य परिपथ में प्राप्त होने वाली जो धारा होती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है, जो निश्चित समय अंतराल बाद अपनी दिशा और मान दोनों बदलती है। अब देखिए दिष्ट धारा जनित्र में कुछ भी याद नहीं रखना, सिर्फ एक बात याद रखना है। सबसे पहले बनावट में कुछ भी चेंज नहीं करना। सर्पी वलय S1 और S2 की जगह कम्यूटेटर C1 और C2 करना है। सर्पी वलय S1 और S2 की जगह कम्यूटेटर C1 और C2। इनका संपर्क वही कार्बन के ब्रुश B1 और B2 से, B1 और B2 से, और कार्बन के ब्रुशों का संपर्क गैल्वेनोमीटर G से करते हैं। तो याद रखना कि बनावट में कुछ भी चेंज नहीं करना, केवल सर्पी वलयों के स्थान पर कम्यूटेटर C1 और C2 जोड़ते हैं।
सिद्धांत में कोई बदलाव नहीं होगा, वही सिद्धांत रहेगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कार्यप्रणाली में भी कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि जब धारा उत्पन्न होकर कम्यूटेटर C1 और जैसे सर्पी वाले तक जा रही थी तो वो धारा की दिशा को बदल रहे थे। यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है कि जब ये धारा कम्यूटेटर C1 और C2 तक पहुँचती है तो ये धारा की दिशा को बदलने नहीं देते हैं, जिसके कारण जो बाह्य परिपथ में धारा प्राप्त होती है वो एक दिशिक धारा प्राप्त होती है। तो केवल और केवल इतना याद रखना है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र में, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में सर्पी वलय S1 और S2 होते हैं और दिष्ट धारा जनित्र में C1 और C2 कम्यूटेटर जुड़े होते हैं। सर्पी वलय धारा की दिशा को बदल देते हैं और कम्यूटेटर धारा की दिशा को बदलने नहीं देते हैं। और ये इसके बाद में एक टॉपिक बीच में रह गया था, विद्युत शक्ति, तो वो और देख लीजिए, फिर हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। विद्युत शक्ति, इसको P से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, विद्युत शक्ति कहते किसे हैं। माना कि A और B दो व्यक्ति हैं, A और B दो व्यक्ति हैं, दोनों ही ये 5 किलो वजन को और ये भी 5 kg वजन को, दोनों ही 5 kg वजन को लेकर एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं। तो देखो A तो 5 kg वजन को लेकर 10 मिनट में चढ़ता है और B 5 kg वजन को लेकर 1 घंटे में चढ़ता है। तो याद रखना A और B दो व्यक्ति हैं जो दोनों ही समान भार को लेकर एक समान ऊंचाई की पहाड़ी तक चढ़ते हैं, लेकिन A 10 मिनट में और B 1 घंटे में पहुंचता है। तो याद रखना कि क्या हुआ, काम दोनों ने किया लेकिन समय क्या था, अलग अलग, मतलब दर में क्या आया, समय। तो याद रखना शक्ति किसे कहते हैं, शक्ति मतलब इसकी शक्ति क्या थी, 5 किलो भार को 10 मिनट में ले जाने की, और इसकी शक्ति क्या थी, 5 किलो भार को 1 घंटे में ले जाने की। तो शक्ति का मतलब क्या हुआ, जो कार्य करने की दर होती है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं और कार्य शक्ति बराबर होता है कार्य करने की दर, कार्य बटा दर, मतलब P बराबर होता है W/T। ये लो, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर होता है W/T। देखिए मात्रक, देखिए यहाँ से कार्य का मात्रक होता है जूल, समय का मात्रक होता है सेकंड, और जूल प्रति सेकंड ये मात्रक होता है शक्ति का, जिसे वाट भी कहते हैं। जेम्स वाट भाप इंजन के आविष्कारकर्ता, भाप इंजन के आविष्कारकर्ता जेम्स वाट के सम्मान में शक्ति का जो मात्रक है वो वाट रखा गया। तो देखिए कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, इसका मात्रक छोटा मात्रक सबसे छोटा मात्रक होता है वाट, तो सबसे छोटा मात्रक होता है वाट। अब देखिए एक बात और याद रखनी है कि जब कार्य और समय आ जाए तो हम शक्ति सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो P बराबर होता है W/T। विभव की परिभाषा से देखो, विभव की परिभाषा से V बराबर होता है W/Q। तो यहाँ से W बराबर क्या हो गया, V × Q। W की जगह मान रखो P बराबर V × Q/T। अब देखिए T का मान धारा की परिभाषा से, धारा की परिभाषा से क्या होता है, I बराबर Q/T। तो T बराबर क्या हो गया, Q/I। ये T का मान रखेंगे यहाँ पर, तो क्या हुआ यहाँ से P बराबर V × Q, यहाँ से मान रखेंगे I बराबर होता है Q/T। तो Q बराबर क्या हो गया, I × T। Q का मान रखेंगे यहाँ पर, तो P बराबर हो गया V × Q की जगह मान रख दिया I × T, और अपोन में T से T क्या हो गया, कैंसिल। तो P बराबर क्या आ गया, VI।
एक तो शक्ति इससे ज्ञात कर सकते हैं, यदि विभव और धारा दे तो शक्ति इससे ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर आई आर। V की जगह मान क्या रखेंगे, आई आर रखेंगे। तो P बराबर क्या हो गया, V की जगह रख दिया आई आर और पहले से आई है तो क्या हो गया, P बराबर आई स्क्वायर आर। इसे समीकरण देंगे 3। फिर से देखिए ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर होता है आई आर। अब यहाँ पर मान रखेंगे हम I का, तो I बराबर क्या हो गया, V अपॉन आर। मान रखेंगे समीकरण इसमें, तो P बराबर हो गया I की जगह V अपॉन आर। I का स्क्वायर है तो इनका भी कर दिया स्क्वायर इंटू आर। आर से आर हो गया, स्क्वायर से आर हो गया कैंसिल, तो क्या बच गया, P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर। समीकरण इसको देंगे 4। और इन चारों से ही 10th क्लास में इन चारों से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। यदि कार्य और समय दिया होता है तो समीकरण 1 से शक्ति ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 2 में यदि विभवांतर और धारा का मान दिया होता है तो शक्ति इस समीकरण से ज्ञात करेंगे। यदि धारा और प्रतिरोध आता है तो शक्ति इससे ज्ञात कर सकते हैं। यदि विभवांतर और प्रतिरोध आता है तो शक्ति इससे ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 1, 2, 3, 4 ये शक्ति के सूत्र होते हैं या शक्ति के व्यंजक होते हैं, व्यंजक कहलाते हैं। तो शक्ति किसे कहते हैं ये बात याद रखना। अब देखिए शक्ति का मात्रक अभी पढ़ा है। शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड बराबर होता है वाट। अब देखिए तो जूल बराबर क्या हो गया, वाट इंटू सेकेंड। और जूल को यदि हम इसे बड़े मात्रक में परिवर्तित करें तो जूल को यूनिट में परिवर्तित करें तो वाट को, ये सीधा से याद रखना, जूल प्रति सेकंड को वाट कहते हैं। यह शक्ति का सबसे छोटा मात्रक होता है। और क्वेश्चन पूछ सकता है 1 जूल में कितने वाट होते हैं, तो देखिए 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं। एक यूनिट में कितने जूल होते हैं, तो याद रखना 1 यूनिट बराबर होता है, 1 यूनिट मतलब kWh बराबर होता है किलोवाट इंटू होवर। तो 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट इंटू 1 होवर। 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट और 1 होवर में होते हैं 3600 सेकंड। तो क्या हो गया, 1 यूनिट बराबर 36 गुणा 3 2 5 10 की घात 5 जूल। या पॉइंट लगाए तो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है इसमें कि 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं या 1 यूनिट को जूल में परिवर्तित कीजिए। तो याद रखना है विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, शक्ति कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका छोटा मात्रक वाट होता है जो भाप इंजन के आविष्कारकर्ता जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया। अब देखिए P बराबर होता है W/T। तो विभव की परिभाषा से V बराबर W/Q होता है, तो W बराबर V इंटू क्यू। यहाँ पर W का मान रखेंगे V इंटू Q/T। धारा की परिभाषा से I बराबर Q/T होता है, तो Q बराबर हो गया IT। अब Q की जगह रखेंगे IT, तो मान रखने पर P की जगह तो V की जगह V, Q की जगह IT और T की जगह T। T से T कैंसिल करने पर P बराबर आएगा VI। V का मान ओम के नियम से रखेंगे तो P बराबर आएगा I स्क्वायर R। फिर इसके बाद में आई स्क्वायर का मान रखेंगे, तो आई स्क्वायर का मान रखेंगे तो P बराबर क्या हो गया, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R। R से R कैंसिल हो गया तो P बराबर हो गया V स्क्वायर अपॉन R। तो यदि विभवांतर और प्रतिरोध आता है तो इससे ज्ञात करेंगे, धारा और प्रतिरोध आता है तो शक्ति इससे ज्ञात करेंगे, विभवांतर और धारा आता है तो शक्ति इससे ज्ञात करेंगे, कार्य और दर आती है तो इससे ज्ञात करेंगे। और ये हमारा लेसन कंप्लीट है। इसमें केवल अंक के क्वेश्चन बचे हैं जो नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे।